Focus. Ideate. Innovate. Enable. हिमाचल की खूबसूरत वादियों में पहुंची CNBC आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम। धर्मशाला के रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रूबरू हुए बेहद होशियार छात्रों से। बचत और निवेश को लेकर क्या है इन बच्चों के मन में विचार, आइए जानते हैं उन्हीं से। काफी जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर इज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, द शेयर्स, बट पीपल डोंट नो मच अबाउट इट, सो दे मोस्टली ज़्यादातर जो हैं वो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, FDs में इन्वेस्ट करते हैं, RDs हो गए या सेविंग्स अकाउंट हो गए, जिसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इलिटरेट हैं काफ़ी इसके बारे में। इस शो से मैं ये सीखना चाहती हूँ कि हम लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे और हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर छवि कश्यप से जानते हैं कि क्यों उन्होंने इन्वेस्टमेंट एजुकेशन को इतना महत्व दिया है। बच्चों को अवेयरनेस सेविंग्स के बारे में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस देश की नींव जो है वो ये बच्चे ही हैं, ये भविष्य है इस देश का, और इन बच्चों को अगर हम कुछ चीजें सिखाएंगे तो वो डेफिनेटली आगे जाके वो उनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर करनी हो हमने लाइफ में तो वो छोटे रूप से ही की जाती है, छोटे रूप से सेविंग्स की जाती हैं, उसके बाद ही वो बड़ी सेविंग्स में कन्वर्ट होती हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि इन बच्चों को सेंसिटाइज करना और इन बच्चों को जागृत करना, ताकि इन बच्चों के माध्यम से इनके पेरेंट्स तक की मैसेज पहुंचे और हमारे देश के छोटे छोटे इलाकों से हर आदमी जो है, हर बच्चा जो है वो सेविंग्स के लिए आगे बढ़े। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर इस खास एपिसोड में। हमारे साथ ललित शर्मा साहब है जो रीजनल हेड है नॉर्थ इंडिया के बिरला म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर एजुकेशन का कामकाज देखते हैं। साथ ही हमारे साथ हर्षवर्धन गुंटा साहब है जो गुंटा सिक्योरिटीज के हमारे हेड हैं और वो पर्सनल फाइनेंस के बड़े जाने माने एक्सपर्ट हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे, इनका ज्ञान लेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे आपके काम आ सकता है। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ बच्चों शुरुआत आप ही के साथ की जाए, आप ही के सवाल लिए जाए पहले कि आप क्या जानना समझना चाहते हैं। तो पहले आपके मन में जो कुछ भी सवाल है सेविंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, पर्सनल फाइनेंस को लेकर या इससे जुड़े हुए और कोई भी आपके सवाल हो वो पूछिए। चलिए शुरुआत कौन करेगा? बचत क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या मूल्य है? वेल आंचल, आपने जो सवाल पूछा है वो एक बेसिस बनता है। ये समझ में आता है कि आपने कम से कम सोचा है फाइनेंस के बारे में, बचत के बारे में। वेल अगर हम एक सिंपल से एक सब्जेक्ट को देखें, बचत क्या है? जो आज हमें कमाई होती है या जो आज हमारे पास कोई चीज़ है उसे हम यूज़ करते हैं, हमारे पास कमाई होती है, हम उससे खर्चा निकालते हैं अपना, फिर हम कोशिश करते हैं कि जितनी हमारी कमाई है वो पूरी हम यूज़ नहीं करें, थोड़ा हम इस चीज़ के लिए बचा के रखें कि आगे जाके अगर हमारी कमाई नहीं होती या आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आज की जो कमाई है उसमें से थोड़ा हम बचा लें ताकि वो आगे जाके हमारे लिए काम आए। सो यही एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम देख लें, घर में जब आप अनाज खरीदते हैं तो जब अनाज आता है सारा आप एक दिन में यूज़ नहीं करते, आप अगर महीने भर का राशन लेके आए हैं तो आप धीरे धीरे यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर वेस्ट ना हो। उसी प्रकार आप अगर अपने फाइनेंस के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, आपकी जो आमदनी होती है, परिवार की आमदनी होती है, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपके खर्चे आप उसी में से निकालें और हो सके तो थोड़ा बचा सकें। तो ये हो गया बचत। यानी कि जो कुछ कमाई आपने की, जो कुछ खर्चा आपने किया, उसमें से जो पैसा बचा वो बचत है, राइट। और बचत की अहमियत यही है कि अगर आप खर्चे कम करेंगे, कमाएंगे ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि पैसा बचाना आपके लिए जरूरी है। वो पैसा आपके भविष्य में कैसे काम आ सकता है, इस पर हम और विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन और कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं? जी हाँ। अगर हम इंश्योरेंस में अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी? इज इट मनी बैक पॉलिसी और द एंडोमेंट पॉलिसी? मनी बैक पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी। अच्छा, तो आपको इंश्योरेंस की समझ है थोड़ी बहुत? थोड़ी सी। अरे वाह। वेल अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, अभी तक जो हमने देखा है वो हमने देखा है कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आप दो चीज़ों के लिए खरीदते हैं। एक है कि अगर जो कमाने वाला इंसान होता है अगर उन्हें कुछ हो जाए
तो परिवार के खर्चों का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि कमाने वाला इंसान था, वही कमा के घर के खर्चे बेयर कर रहा था। तो इंश्योरेंस एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है जिससे आप एक कॉस्ट देते हैं, एक प्रीमियम देते हैं, जो आप प्रीमियम के रूप में देते हैं, और उसके एवज में इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं आपको एक सम इंश्योर्ड आपके परिवार को दूंगा। तो वो हो गया कवरेज का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब हो गया दूसरी बात हो गई कि अगर मुझे कुछ नहीं होता तो क्या करें, तो हमने जो पैसे दिए हैं उसका क्या होगा। तो एक इन्वेस्टमेंट एलिमेंट और जोड़ा गया है कि कहते हुए कि अगर 20 साल या 25 साल बाद कुछ नहीं हुआ तो हम आपके हाथ में भी कुछ देंगे, तो बचत भी हो गई आपके पास। तो ये एक तरीका है इंश्योरेंस मैकेनिज्म का। अभी जो आपका सवाल था कि आपको मनी बैक पॉलिसी लेनी चाहिए कि एंडोमेंट पॉलिसी लेनी चाहिए, वेल मनी बैक पॉलिसी क्या करती है? मनी बैक पॉलिसी ये करती है कि आपको हर एक निर्धारित समय पर, आपने मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी ली है, आपको हर 5 साल आपको कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा आपके हाथ में दे दिया जाएगा। वो ये कारण के लिए कि अगर आपकी ज़रूरतें हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे हर 5 साल में पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे बच्चों की पढ़ाई की फीस की देनी हो या मुझे और कुछ काम होगा, तो वो पैसे आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं अभी मैं कमा रहा हूँ, मुझे हर 5 साल पैसे की ज़रूरत नहीं है, एक साथ मुझे बाद में मिलना चाहिए, मान लीजिए 20 साल बाद मिलना चाहिए, तो फिर आप एक एंडोमेंट पॉलिसी लेंगे जिसमें आपको हर 5 साल या हर 3 साल में पैसे नहीं चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पैसों की ज़रूरत कैसी है। अगर आप ऐसा अनुमान लगाते, मान लीजिए एक फादर, एक फैमिली हेड ने क्या किया है कि बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से जब बच्चे पैदा हुए तो एक पॉलिसी ले ली। अब वो अगर मनी बैक पॉलिसी लेते हैं और उनको हर 5 साल में पैसे आने लगे, तो क्या उन्हें वो हर 5 साल में पैसे चाहिए थे स्कूल की फीस भरने के लिए? अगर नहीं चाहिए और वो मानते हैं कि मुझे 20 साल के बाद एक साथ चाहिए ताकि मैं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए फीस दे सकूं, तो वो एंडोमेंट लेंगे, क्योंकि उन्हें पैसे एक साथ चाहिए। अगर उन्हें 5 साल के रेगुलर इंटरवल में चाहिए या 3 साल के इंटरवल में चाहिए, तब वो मनी बैक पॉलिसी लेंगे। I have 40,000 rupees in my piggy bank. हाउ मच? 40,000. 40,000। ये पिगी बैंक आपका है या आपके पापा का है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हमें कांगड़ा जिले में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में, और हमारे साथ हैं 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र जो पूछ रहे हैं अपने सवाल। मेरा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट क्या है और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? जब हम कुछ कमाते हैं और जब हम उसमें से बचाते हैं, हम कमाते क्यों हैं? कुछ खर्चा करने के लिए। तो जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो जो हमें पता होते हैं कि हमने करना है, एक वो जो हमें पता नहीं होते हैं, जैसे कोई बीमार हो जाए या कोई हमें कुछ नई चीज़ लेके आनी है। तो बचत का अहमियत एक सबसे बड़ा वहाँ आता है कि जब हमारे पास रेगुलर इनकम से ज़्यादा कुछ ऐसा खर्चा आ जाए कि हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपना वो अनकॉल्ड फॉर या जो अचानक से खर्चा हमारे सामने आ गया वो ले सकें। अच्छा, आपने पूछा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट जो हम बचत करते हैं, जब हम उस बचत को एक ऐसी जगह लगाते हैं या निवेश करते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसमें हम उसको एक कैपेबिलिटी देते हैं कि वो ग्रो कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद उसमें एक वृद्धि हो सके। देखिए, अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि समझिए आपने अपने पॉकेट मनी में से 500 रुपये बचाए, ठीक है, और वो आपने अपने पिगी बैंक में रखे, तो 1 साल 2 साल बाद जब आप पिगी बैंक में से पैसा निकालेंगे तो कितने निकलेंगे? उतने ही निकलेंगे ना। तो ये क्या है? ये बचत है, सेविंग है। लेकिन अगर इसी पैसे को आपने पिगी बैंक में रखने के बजाय किसी बैंक में रख दिया तो इंटरेस्ट की कमाई होगी, या किसी और ऐसी जगह पैसा लगाया जिससे थोड़ी आपको कमाई आनी शुरू हो, तो जो आपने पिगी बैंक में बचा कर रखा वो तो है बचत। जब किसी ऐसी जगह पैसा लगाया जिससे आपको थोड़ी एडिशनल कमाई उस पर आनी शुरू हुई, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट या निवेश। I have 40,000 rupees in my piggy bank. हाउ मच? 40,000. 40,000। ये पिगी बैंक आपका है या आपके पापा का है? मेरा। पक्का? अच्छा। हाँ। So how can I save more and what can I do with the money? पहली बात तो आपको मुबारक हो कि आपने इतनी सी उम्र में इतना पैसा जमा किए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं? आपने क्या सोचा है 40,000 का? क्या करना चाहते हैं मतलब आप इस 40,000? हायर स्टडीज में यूज। हायर स्टडीज में यूज करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अभी 10-15 साल बाद इस 40,000 रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि बाद में बोलोगे 6 महीने बाद, नहीं मुझे पैसे चाहिए, मुझे तो नया गेमिंग कंसोल खरीदना है या मुझे बैटरी वाला बाइक चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा।
तो आपको पता है कि आपको 40,000 आपकी हायर स्टडीज के लिए लगानी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी हम पैसा जमा करना चाहते हैं, हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसका करना क्या है, हमें उसकी जरूरत कब है। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनके हिसाब से इनको 40,000 की जरूरत 15 साल बाद पड़ेगी, ठीक है, तभी आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे। तो आप 40,000 को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हो, मतलब आपकी एज के हिसाब से इक्विटी फंड में आप लगाएंगे और 15 साल का अगर आप टाइमलाइन देंगे तो ये 40,000 आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसे ही हम डिसाइड करते हैं कि हम दो चीज देखते हैं कि हमें कितनी देर बाद पैसा चाहिए, ठीक है, और किस काम के लिए कितना चाहिए, ठीक है। तो आपने टाइम बता दिया, आपने बता दिया हायर स्टडीज, तो उस हिसाब से हम उसको हायर रिस्क वाला जो हम फैक्टर होता है जिसमें ग्रोथ ज्यादा चांसेस होते हैं टाइम के साथ, इक्विटी में लगाएंगे। अच्छा, आपकी एज कितनी है बेटा? सर 12। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार जोर से ताली बजाएं इनके लिए, क्योंकि 12 साल की उम्र में, और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी पर, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि 12 साल की उम्र में अगर बच्चा 40,000 रुपए बचाता है और ये कहता है मुझे आगे बड़ी पढ़ाई करने के लिए इन पैसों की जरूरत है और उसके लिहाज से निवेश करना है, तो ये सबके लिए सीखने वाली बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री बहुत अंतर होता है, उनके इकोनॉमी में बहुत अंतर होता है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे कि हमारी अपनी इंडिया है। आप और हम दोनों दम लगा के काम करेंगे तो हमारी कंट्री भी डेवलप हो जाएगी, नहीं? देखिए, ये जो एक पहला कदम है, ये भी एक हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने की तरफ एक कदम है। जब एक कंट्री की हम बात करते हैं तो उस कंट्री के हर एक सिटीजन को सबसे पहली बात कंट्रीब्यूट करना होता है। कंट्रीब्यूट अगर आप डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम और हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ सारे के सारे लोग, जिनको हम बिलो पॉवर्टी लाइन भी बोलते हैं, वो डिपेंडेंट हैं उस पर्टिकुलर सिटीजन्स पे जो कमाते हैं, और ज़्यादातर वो अपनी ज़रूरतों के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो गवर्नमेंट जिसके खर्चे ज़्यादा हैं इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनके खर्चे उनकी जनता को टेक केयर करने के लिए ज़्यादा चाहिए, इतनी उनकी कमाई नहीं है जितना उनका खर्चा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो वो तमगा है जो नहीं अभी सेल्फ सफिशिएंट है, जो नहीं कमा पाता, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप मतलब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी ज़रूरतों के लिए, तो आपको उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे वो ऊपर आएगा तो आपकी इकोनॉमी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि शेयर्स क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कंपनी का शेयर मतलब मेरा एक भागीदारी हो गई उस कंपनी में उतने शेयर। CNBC आवाज पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम हैं पहला कदम के इस खास एपिसोड में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा जिले में। मेरा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंडिंग क्या होती है? अच्छा बच्चों, आप सबकी समझने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि आप लोग पिकनिक जाते होंगे या फिर मूवीज घूमने जाते होंगे, देखने जाते होंगे, मार्केट्स में जाते होंगे, ग्रुप में जाते हैं। तो कभी आपने ये नोटिस किया है कि एक ग्रुप में 10 बच्चे जाते हैं और उसमें से सिर्फ एक बच्चे को सारे अपना अपना शेयर दे देते हैं कि आप मैनेज करो और हम तो सिर्फ मजे करेंगे, आप खाएंगे पिएंगे मूवी देखेंगे। आपको ये नहीं पता कि कौन खर्चा कर रहा है। वो एक आपका ट्रस्टेड फ्रेंड जिसको वो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा पैसे अच्छे से संभाल लेता है, वो पैसे संभालता है। और ऐसा भी होता है कि जब आप शाम को सब पिकनिक करके घर आ रहे होते हो तो छोटे छोटे पैसे वापस भी दे देता है कि ठीक है ये बच गए। ऐसा होता है सबके साथ। तो म्यूचुअल फंड भी आपका वो ट्रस्टेड फ्रेंड है जिसमें बहुत सारे लोग अपने पैसे जमा करते हैं और उनके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड डिफरेंट स्कीम्स में मार्केट में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है और इनकम जनरेट करता है। जैसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप बहुत छोटे अमाउंट से म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। म्यूचुअल फंड आपका वो ट्रस्टेड फ्रेंड है जिसके पास कैपेबिलिटी भी है, जिसके पास एजुकेशन भी है और जिसके पास टाइम भी है। उसका एक फुल टाइम प्रोफेशन है ये मनी मैनेज करना। यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ जमा होता है और जो प्रोफेशनल लोग हैं जिन्हें इस पैसे को निवेश करने में महारत हासिल है, जिन्होंने इसकी पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस लिया है, वो उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए इस पैसे को निवेश करते, उससे कमाई करके फिर वो सारा का सारा इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है।
ये है म्यूचुअल। चलिए और कौन सवाल पूछना चाहता है? अरे वाह, अभी काफी सवाल है। प्रोविडेंट फंड और पेंशन में क्या डिफरेंस है और कौन सा उसमें ज्यादा यूजफुल रहेगा? इंटरेस्टिंग है, हर्ष बताएं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स के जो ऑप्शंस हैं मैं उन्हें 2-3 तरीके में आपको बताता हूं। पहला ये है कि एक होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ओके, इक्विटीज क्या होता है कि आप हिस्सेदारी लेते हो, शेयर्स। आप कोई भी कंपनी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है उसकी आप हिस्सेदारी लेते हो, वो हो गया शेयर्स। और उसमें क्या होता है, आपको ब्याज वगैरह बोल के नहीं मिलता। अगर बिजनेस बहुत अच्छा करता है उस कंपनी का तब आपके शेयर के भाव बढ़ते हैं, या बिजनेस खराब हो जाता है तो शेयर के भाव घटते हैं। तो वो हो गया आप जब एक बिजनेस कर रहे हो, एक कोई बिजनेस में आपने अपनी हिस्सेदारी ली है, वो हो गया इक्विटीज। फिर दूसरा होता है, आप बोलते हैं मुझे ऐसा कुछ काम नहीं करना है, मुझे पैसे कोई कंपनीज में नहीं डालने हैं, शेयर हिस्सेदारी नहीं लेनी है, मैं क्या करूंगा, मुझे एक फिक्स ब्याज बता दो, आपको क्या मिलेगा। मैं आपको अगर 1 लाख रुपए देता हूं तो मुझे उसका हर साल का कितना ब्याज मिलेगा। तो हो गया डेट, जिसमें कोई भी कंपनी आपको, या बैंक है फॉर इंस्टेंस, या प्रोविडेंट फंड है, वो आपको एक निर्धारित इंटरेस्ट रेट पहले बता देता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए दिए तो मैं 8% देता हूं। 8% मतलब आपको हर साल का 8,000 रुपए आएगा। तो वो हो गया डेट इन्वेस्टमेंट्स। डेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट डेट है, प्रोविडेंट फंड एक डेट हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट होते हैं वो सारे डेट हो गए। अब जब आपका सवाल है प्रोविडेंट फंड और पेंशन में क्या फर्क है, प्रोविडेंट फंड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे जहां पे आपने पैसे दिए और आपको एक निर्धारित इंटरेस्ट रेट के तौर पे आपको बता दिया जाएगा कि हर साल आपको कितना ब्याज मिलेगा। अब ये जो प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वो 15 साल की स्कीम होती है और फिर बाद में आप 15 साल बाद इसे रिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया एक फिक्स्ड लमसम। जब आप पेंशन की बात करते हैं, पेंशन क्या है कि जब आपकी कमाने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप रिटायरमेंट मान लीजिए, या कोई इंसान 40 से 50 साल का, उसके बाद बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए कोई भी कमाई नहीं करनी है, मुझे हर साल या हर महीने मुझे एक रेगुलर इनकम आती रहे। तो वो रेगुलर इनकम जो आपको हर महीने आती है उसे हम पेंशन कहते हैं। बस दैट इज ये एक फर्क डिफरेंस है और कोई ज्यादा नहीं है। अब ये सवाल है कि जब आप पेंशन प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी पेंशन के नाम पे, वो इनकम आप जब तक जीवित हैं तब तक वो इनकम आपको हर महीने आती रहेगी। प्रोविडेंट फंड में आप एक लमसम, आपने 1 लाख रुपया दिया था, 15 साल बाद वो 1 लाख रुपया आपको ब्याज के साथ में आपके हाथ में दे दिया जाएगा। अब वो पैसे फिर आप बैंक में लगा के इंटरेस्ट लेते हो हर महीने का, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी आप वो रेंट पे लगा दें, और रेंट जो आपको आता है वो आप उसे पेंशन मान सकते हैं। तो खाली तरीका जिससे पैसे वापस आते हैं वो एक पेंशन और एन्युटी के नाम से माना जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि शेयर्स क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। शेयर्स, आपने नाम सुना है शेयर्स का? कहाँ, सिंधी की आवाज पर ही या कहीं और? ओके, चलिए बताएं ललित जी। जैसा अभी सर ने बताया कि शेयर्स मतलब मेरा शेयर, मतलब आप जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि मुझे एक कंपनी का शेयर खरीदना है। कंपनी का शेयर मतलब मेरा एक भागीदारी हो गई उस कंपनी में उतने शेयर की। जैसे मान लो मैंने एक कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, तो उस 10 शेयर के जितनी मेरी उसकी भागीदारी हो गई। मतलब अब वो चाहे फायदा करे चाहे नुकसान करे, मैं उसका भागीदार हूं। अगर फायदा होगा तो मेरा फायदा होगा, नुकसान होगा तो मेरा नुकसान होगा। मैंने वहां पे अपना एक भागीदारी खरीदी, शेयर उसको बोलते हैं। और आपको एक आसान तरीके से मैं बताता हूं कि आप 5 दोस्त इकट्ठे हुए, एक दोस्त ने बोला कि चलो हम 5 पेन खरीदते हैं और उसके बाद एक जगह से सस्ता लेकर आएंगे और उसके बाद उसको आगे महंगा बेचेंगे। आप 5 दोस्तों ने ये सोचा, सबने 5-5 रुपए मिलाए और सबने बोला, दोस्त ने बोला कि ठीक है 5, अगर वो डबल में बिक गया तो मैं सब में बांट दूंगा। लेकिन उनमें से एक ऐसा था, उसने बोला नहीं, मुझे डबल से मतलब नहीं है, मुझे आप 5 रुपए के 6 रुपए दे देना बस, ठीक है। तो लेकिन 5 के 6 रुपए आपको सिर्फ 6 रुपया मिक्स आपका फिक्स हो गया, आपको 6 रुपए मिले। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ट्रिपल प्राइस पे बेच दिया, तो बाकी लोगों को कितना कितना पैसा मिल गया, 15 रुपीज। तो शेयर में ऐसा ही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई खरीदने वाला ही नहीं था, 5 के 5 खुद ही रखने पड़े, घर ले जाना पड़ा, तो ऐसा भी हो सकता है शेयर में। लेकिन जो 6 रुपए वाला था उसको 1 रुपया फिर भी मिल गया। तो शेयर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे ही होता है। जब आप किसी में भागीदारी लेते हैं तो आप उसकी प्रॉफिट और लॉस दोनों की भागीदारी लेते हैं। मैगी बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत अच्छा उसका सेल्स था। अचानक एक न्यूज आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैगी आज से बिकना बंद हो जाएगा, तो मैगी में नुकसान होना चालू हो गया कंपनी को।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हमें कांगड़ा जिले में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में, और हमारे साथ हैं 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र जो पूछ रहे हैं अपने सवाल। सर, मैं स्टॉक एक्सचेंजिंग वर्किंग सिस्टम के बारे में जानना चाहती हूँ, जैसे BSE, FITI एंड सेंसेक्स और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग सिस्टम के बारे में जानना चाहती हूँ। BSE, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब कुछ अभी जान लेना चाहती हैं। ललित जी बताएं। जितने भी एक्सचेंज हैं, एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज मतलब क्या है इस वर्ड का? एक्सचेंज मतलब लेना और देना। लेना और देना, राइट। तो जैसे अभी सर ने बताया है कि लिस्टेड, जब भी कोई कंपनी, जब मुझे लगता है, जैसे सपोज मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, मुझे और एक्सपेंड करना चाहिए और बड़ा बिजनेस करना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है और ना ही मुझे लोन पे मिल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को लिस्ट करवाता हूँ, एक IPO निकलवाता हूँ, जिसमें मैं आप जैसे लोगों के पास जाता हूँ जिनको मेरे बिजनेस पे भरोसा है। जैसे सर ने बोला कैडबरी, तो कैडबरी या मैगी, ऐसे बिजनेसेस पे सबको भरोसा है कि ये तो बढ़ेंगे ही, आप भी खाते हैं, आपके पापा भी खाते हैं, उनके पापा भी खाते हैं और आपके आने वाले बच्चे भी खाएंगे, तो आपको लगता है ना, तो बिजनेस तो चलेगा। तो ऐसे बिजनेसेस जिनको लगता है, लोग उनके उसमें पैसा लगाते हैं और वो लिस्टेड होती है, और वहां पे वो एक बार लिस्ट होने के बाद प्राइमरी मार्केट लिस्ट हो गया एंड देन सेकेंडरी मार्केट, जहां पे वो एक से दूसरे के पास जा सकता है। ठीक है, इसको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। मतलब एक के पास है तो दूसरा ले सकता है। जैसे प्रॉपर्टी आप एक से लेके दूसरे को दे सकते हैं, वैसे ही शेयर्स भी आप, मेरे पास शेयर्स है एक कंपनी के, तो मैं दूसरे को बेच सकता हूं। अगर दूसरा बंदा खरीदना चाहता है तो मैं उसको बेच सकता हूं। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है, ये सेंसेक्स पे होती है। आप सुनते हैं ना, टीवी देखते तो अरे आज तो शेयर बाजार बहुत ऊपर चला गया, आज तो बहुत नीचे हो गया, तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है सेंसेक्स और निफ्टी से। सेंसेक्स वो है जो देश की 30 बड़ी कंपनियों से मिलाकर एक इंडेक्स बना दिया। तो ये 30 कंपनियों के शेयर सब मिलाकर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये सेंसेक्स दिखाता है। और सेंसेक्स होता है BSE का, निफ्टी होता है NSE का। सेंसेक्स में 30 कंपनियां तो निफ्टी में 50 कंपनियां। अभी आपने इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात की, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज क्या होता है? एक है कि आपको खरीदना और आपको बेचना है। आप खरीद बेच उन्हीं कंपनीज के साथ कर सकते हैं जो इंडिया में लिस्टेड है। गूगल यूज करते हैं आप प्रोजेक्ट्स के लिए। अब गूगल भी एक कंपनी है, गूगल भी कोई तो चला रहा है ना, ऐसे अपने आप तो इंटरनेट पे आया नहीं है, कोई तो गूगल का मालिक होगा। अगर आपको गूगल में शेयर्स, गूगल के शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, तो आप क्या कहां से खरीदेंगे? क्योंकि इंडिया में है ही नहीं, वो तो अमेरिकन कंपनी है। तो आप एक इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाएंगे जहां पे वो लिस्टेड है और वहां से खरीदेंगे। तो ये फंक्शन हो गया शेयर बाजार का और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का। एकदम बहुत सिंपल मैं कोशिश की मैंने बताया। माय क्वेश्चन इज डिबेंचर्स क्या होती है? डिबेंचर्स, ओके। अभी हमने बात की शेयर्स की, हमने बात की शेयर्स हो गया इक्विटी, इक्विटी हो गया हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब कि अगर आज आप मान लीजिए, आप मैगी का एग्जांपल हम लेते हैं। मैगी आपने बीच में सुना था कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि मैगी आपको खानी नहीं मिल रही थी। तो मैगी बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत अच्छा उसका सेल्स था, वहां पे मैगी की जो सेल्स हो रही थी उससे कमाई हो रही थी। अचानक एक न्यूज आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैगी आज से बिकना बंद हो जाएगा। तो मैगी में नुकसान होना चालू हो गया कंपनी को, तो उसके शेयर्स के भाव भी गिर गए उस हिसाब से। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन लॉस। जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, वो या तो बहुत अच्छा चलेगा या कभी बंद भी हो सकता है, तो उसकी जो मुनाफा या नुकसान, उसका आप हिस्सेदारी लेते हैं। उसमें आपको कोई गारंटी नहीं होता कि आपको इतना रुपया डेफिनेटली आपकी कमाई होने वाली है या इतना नुकसान होने वाला है। अब यही कंपनी, अगर एक दूसरा तरीका है कि आप इस कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन कहते हैं मुझे शेयर्स नहीं लेना आपकी कंपनी के, मुझे आपको पैसे देने लिए मुझे बता दो फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मुझे ब्याज कितना मिलेगा। मैं आपको ये पैसे इक्विटी के तौर पे नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं लोन के तौर पे आपको देता हूं, ठीक है, जिसका आपको ब्याज देना है मुझे और मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट देना है। तो ये जब कंपनीज पैसा रेज करती है मार्केट से, वो डिबेंचर्स बोल के रेज करती है, जिसमें वो हिस्सेदारी नहीं दे रही है आपको, लेकिन आपको एक लोन के तौर पे आपसे पैसे लेती हैं और आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देने का वादा करती है। तो वो हो गया डिबेंचर्स। अगर आप हिस्सेदारी लेते हो वो हो गया इक्विटीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस वर्ड से ही समझ में आना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने
तब मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था जब कोई नहीं करता था। ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप मेरी बहुत अच्छी है कुछ लोगों के साथ, तो मैं उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता हूँ। मैं बैंक में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी आपको देखेंगे कि HNI अकाउंट अलग है, नॉर्मल अकाउंट अलग है। यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो डिफरेंट टाइप्स के मेन्यूज होते हैं, होटल्स में जाते हो सस्ता रूम भी होता है, महंगा रूम भी होता है। तो प्रेफरेंशियल शेयर भी ऐसा ही है कि जो मेरे एक प्रेफर्ड सेट ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, जब भी मुझे उनको, जब मैं देखता हूँ कि मेरी कंपनी अच्छा मुनाफा कर रही है और मेरे को उनको कुछ एडवांटेज देना है इन दी फॉर्म ऑफ शेयर होल्डिंग, कि मैं उनकी थोड़ी शेयर होल्डिंग बढ़ा दूँ थोड़े से डिस्काउंट रेट पे, जो भी मेरा प्राइमरी मार्केट में, जहाँ सेकेंडरी मार्केट में जो मेरा शेयर का प्राइस चल रहा है, मैं उनको कैसे एडवांटेज दूं, बिकॉज ये भी मेरे शेयर होल्डर हैं और जो नए आएंगे वो भी मेरे शेयर होल्डर हैं, तो मैं इनको कैसे एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकता हूं। तो मैं एक नया प्रेफरेंशियल शेयर का वो निकालूंगा और मैं सिर्फ जिसमें एलिजिबल इन्हीं को ही दूंगा जिनको मैं प्रेफर्ड शेयर होल्डर बोलता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर में आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। अगर कंपनी ने मुनाफा कमाया और वो मुनाफा कमाने के बाद साल के अंत में कंपनी चाहे तो कुछ पैसा उस मुनाफे में से आपको डिविडेंड के तौर पर बांटा जाएगा, सब शेयर होल्डर्स में बराबर बढ़ता है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में होता यह है कि डिविडेंड कितना मिलेगा ये पहले से फिक्स होता है। कंपनी पहले ही कह देती है कि 8% का प्रेफरेंस शेयर है, 9% का या 10% का, यानी कि साल के अंत में आपको 8%, 9%, 10%, 12% जितना भी कंपनी ने कहा है वो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। Does inflation cause any effect in our saving? I want to know about large cap, mid cap and small cap in mutual funds. CNBC आवाज पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम हैं पहला कदम के इस खास एपिसोड में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा जिले में। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ADR, GDR, IDR में सर क्या डिफरेंस है? क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? डिफरेंस, ओके। शेयर तो पता चल गया ना अभी आपको, ओके। तो ADR, GDR और IDR ये भी शेयर है, नाम अलग है, ठीक है। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर कोई शेयर किसी दूसरे विदेशी बाजार पर लिस्ट होता है, सपोज अमेरिका में लिस्ट है तो उसको हम कहते हैं ADR। दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में कुछ स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, वो अमेरिका में भी हो सकते हैं, यूरोप में भी हो सकते हैं, अलग अलग एक्सचेंज पे हो सकते हैं, वो GDR कहते हैं। यहां की कंपनी अगर बाहर जाकर अपने शेयर लिस्ट करवाती है तो वो तो हो गए ADR और GDR। लेकिन कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके अपने शेयर लिस्ट कराती तो उसको कहते हैं IDR। मेरे ख्याल से IDR एक ही स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया में एक ही कंपनी है जिसने अभी तक IDR लिस्ट करवाया है, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो यहां पर वैसे लिस्ट नहीं है कारोबार के तौर पर, लेकिन वो शेयर बाहर का है जो आप यहां भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसा आपने TCS इन्फोसिस का नाम सुना है ना, हिंदुस्तानी कंपनी है, हिंदुस्तान में लिस्टेड है। लेकिन अगर किसी अमेरिका के शेयर होल्डर को या किसी यूरोप में लंदन में कोई शेयर होल्डर है, कोई इन्वेस्टर है, उसको उस शेयर में वहां खरीदारी बिकवाली करनी है तो वो लंदन के मार्केट पर या अमेरिका में डाउ में, नैस्डैक में वो ट्रेड कर सकता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकता है, उसको ADR और GDR। तो बाहर हमारी कंपनी जाकर बाहर के एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट करा रही है वो ADR और GDR है, बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में आकर लिस्ट करवा रही वो IDR है। Does inflation cause any effect in our saving? इन्फ्लेशन तो पता है आपको? Yes, sir. Rise in price. Rise in price. Rise in price। बच्चे तो स्मार्ट हैं। वेल, अगर हम इन्फ्लेशन देखें, मान लीजिए आपके परिवार की जो इनकम है, जो आपके पिताजी हैं, माँ हैं, जो कमाते हैं, वो एक एक्स अमाउंट है, जो भी एक अमाउंट आता है उसमें आप अपना खर्चा निकालते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जो राइज इन प्राइस, जैसे आपने बताया खर्चे बढ़ते हैं, अगर आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, इनकम तो उतनी है तो बचत नेचुरली कम होने लग जाएगी। सो इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा असर होता है आपकी सेविंग्स पे। तभी हम कहते हैं कि सेविंग अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम मिलती है। जो आपकी इनकम थी उसके अलावा आपको एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम मिलती है जिससे आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं।
तो सेविंग करना जरूरी है जितना बचत कर सकें, और उसे सही दिशा में निवेश करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि खर्चे जब बढ़ते रहें, आपकी इनकम जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन के बराबर ही बढ़ रही है। हो सकता है कि आपकी इनकम थोड़ी बढ़ी या बढ़ी नहीं, लेकिन खर्चा तो हर साल बढ़ते रहेगा। तो सेविंग्स पे असर आना ही है, और ये सेविंग्स का जो कम होती जाएगी सेविंग्स, तो आपको रिटर्न उतना ही ज्यादा मिलना चाहिए अभी। तो कम अमाउंट पे आप ज्यादा कमाएं, तो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वही बोलते हैं कि आपको इन्फ्लेशन बीट करते हुए होना चाहिए। I want to know about large cap, mid cap and small cap in mutual funds. Large cap, mid cap, small cap mutual fund. Mutual funds, what is their role? Okay. ललित जी बताइए। जैसा कि हमने पढ़ा कि जैसे लार्ज कैप से क्या समझ में आता है, मतलब लार्ज कैपिटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, BHEL, ये सबके नाम सुने होंगे आप लोगों ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि कंपनीज का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मैं न्यूमेरिक टर्म्स में बोलूं कि 10,000 करोड़ से बड़ा साइज है इनका मार्केट कैपिटल, ऐसी कंपनीज में अगर आप चाहते हैं, अगर जैसे बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं नहीं मुझे सिर्फ लार्ज कैप टाइप के फंड्स ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका जो विश्वास है कि यही कंपनीज, इसी सेगमेंट की कंपनीज आगे चल के मुझे प्रॉफिट्स देंगी। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसमें जो पैसा लोगों से लिया जाता है वो इन्हीं कंपनीज में, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप कैटेगरी में क्वालिफाई करती है, वहां पैसा लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल कैप, मीडियम कैप, मीडियम जैसे उसी नाम से पता चलता है कि जो स्मॉल कैप और मीडियम कैप के बीच की जिसकी कैपिटलाइजेशन है, मींस 10,000 से नीचे और 5,000 से ऊपर, फॉर दैट मैटर। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हर एक कंपनी का सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, स्मॉल कैप में फॉल करती है कि मिड कैप में फॉल करती है। अब आप ये देखेंगे कि स्मॉल कैप का क्या बिजनेस मॉड्यूल है और वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। फिर आप देखेंगे कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, क्योंकि स्मॉल कैप है, बिजनेस छोटा है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके लिए अलग कस्टमर्स हैं, उसके लिए अलग इन्वेस्टर्स हैं। फिर आप देखेंगे कि मीडियम कैप जो है वो, उसका क्या रिस्क एपेटाइट है, वो कितना आगे बढ़ने का कर सकता है, क्योंकि कुछ जो कंपनीज कभी मीडियम कैप होती थी आज की डेट में वो लार्ज कैप बन चुकी है। आपके हिसाब से, इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो के हिसाब से, इन्वेस्टर के टेस्ट के हिसाब से स्कीम्स बनाई जाती हैं और फिर इन्वेस्टर उसके ऊपर डिसाइड करता है कि मुझे किस तरीके की स्कीम में पैसा डालना है। If I want to invest my money, sir, how can I be satisfied that my money is in safe hands? जब भी आप किसी के पास पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि वो कैसे आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हमें कांगड़ा जिले में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में, और हमारे साथ हैं 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र जो पूछ रहे हैं अपने सवाल। What is the role of banks for the money formation of a country? आपने कभी सोचा आपने जो नोट्स आप देखते हैं, नोट कहाँ से आते हैं? 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट कहाँ से? Reserve Bank of India. वेरी नाइस। तो RBI क्या करता है? RBI नोट प्रिंट करता है। तो अगर आपको RBI गवर्नर बनाना तो आप कितने नोट प्रिंट करेंगे? It is fixed, I think so. The amount is. तो यही है, नहीं तो अगर सबको जितने चाहिए उतने बना कर छाप कर दे दें, वैसा होता नहीं। बेसिकली क्या होता है कि पैसे से पैसा बनना चाहिए और बिजनेस में पैसा ग्रो करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए बैंक्स का रोल होता है सबसे इम्पोर्टेंट। वो कैसे? बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स का काम क्या है? छोटे छोटे जितने लोग हैं उन सबसे डिपॉजिट लेते हैं। कोई सेविंग बैंक में पैसा डालता है, कोई बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट करवाता है, कोई FD करवाता है, राइट। इस तमाम तरीके जिससे बैंक्स में पैसा आता है। बैंक्स उस पैसे का क्या करते हैं? उस पैसे पर थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं जो डिपॉजिटर्स हैं। उसी पैसे को बैंक किसी और दूसरों को लोन देते हैं, राइट। दूसरा काम बैंक का लोन देने का, ठीक है ना। समझिए बैंक में पैसे डिपॉजिट जो लिए डिपॉजिट के तौर पर, उस पर ब्याज दे रहे हैं 8%, 9%, 10%। लेकिन जब वो उधार दे रहे हैं तो देंगे 12%, 14%, 15%। ये जो बीच का गैप है वो कमाई है। अब हुआ क्या, अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, आपने अपने पास ही रखे तो क्या होता? आपके पैसे अपने पास है, अपने पास पड़े, ठीक है।
लेकिन जब आपने बैंक को डिपॉजिट दिया, बैंक ने किसी और को वो पैसा दिया लोन, उससे उसने बिजनेस किया, उसने कुछ और कमाई की, उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो ये जो पैसे से पैसे बनाने का जो सर्कुलेशन होता है, इसे मनी फॉर्मेशन कहते हैं। तो बैंक्स का सबसे बड़ा रोल है मनी फॉर्मेशन में, जिससे होता है कि पूरे सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा पैसा बने और जो पैसा पड़ा है वो फालतू किसी की जेब में न रहे, सिस्टम में आए और वो प्रोडक्टिव काम में लगे, जिससे बिजनेस बढ़ सके और पैसे की लिक्विडिटी सबको मिल सके। Sir, if I want to invest my money, sir, how can I be satisfied that my money is in safe hands? अच्छा, सेफ हैंड्स, ये है ना बिरला म्यूचुअल फंड। सर सेफ है ना? बहुत सेफ है। सेफ्टी का भी सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। जैसे हम लोग समझते हैं कि बैंक्स बहुत सेफ हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने यही सीखा है कि बैंक्स में पैसा जाएगा तो वो सेफ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैंक्स भी कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करेगा, तभी आपको वो इंटरेस्ट भी दे पाएगा। आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा, जब भी आप किसी के पास पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि वो कैसे आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। लेजिटिमेट और रियलिस्टिक की वो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों चल रहा है, इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी स्कीमों में पैसा लगा देते हैं जिसका उनको पता ही नहीं चलता। सिर्फ ये बोला जाता है कि 5 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, और वो ऐसी स्कीम से पैसा लगाते हैं और पैसा कभी वापस नहीं आता। तो इसीलिए सेफ्टी जो आपने वर्ड यूज किया, उससे सबसे पहले ये सोचना होगा कि आप जो रिटर्न उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है कि नहीं, वो हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कोई भी अगर आपके पेरेंट्स को भी आगे ये बोलता है कि जी ऐसी ऐसी स्कीम में पैसा लगाइए और हम आपको इतना इंटरेस्ट दे देंगे, 20% इंटरेस्ट दे देंगे, तो आपको ये पूछना है अपने पेरेंट्स से कि वो कैसे करेगा। बैंक अगर 7-8% दे रहा है और म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न अगर 13-14% है 20 साल में, तो ऐसा क्या है जो ये 20% दे देगा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसमें प्रॉब्लम है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि इन सब बॉडीज को कौन रेगुलेट करता है, कौन मॉनिटर कौन है, प्रिंसिपल कौन है इनका। जैसे बैंक्स का प्रिंसिपल RBI है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का प्रिंसिपल सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हाईली रेगुलेटेड, हाईली ट्रांसपेरेंट, ये सब आपने देखना है कि ये अवेलेबल है उस स्कीम में या जिस स्कीम में आप पैसा डालना चाहते हो। तो बहुत सरल है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है जानना। आजकल इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, आप गूगल कीजिए, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, आप RBI की साइट में देख सकते हैं, आप सेबी की साइट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको नहीं मिलती है, उसका साफ साफ मतलब यही है कि आप किसी गलत स्कीम में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों बैंकिंग में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी होती है? ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। यस सर। ओके, आपके पास कौन से बैंक में अकाउंट है? मेरा PNB में। PNB में। अगर आप अपने अकाउंट को इंटरनेट पर एक्सेस कर सकती हैं, यानी कि आपने अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे लॉगिन किया, बैंक की साइट पर गई, आपने अपना अकाउंट नंबर डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, आपने अपने बैलेंस चेक कर लिए, अगर फंड ट्रांसफर करना है वो फैसिलिटी भी है, आपको चेक बुक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आप कर सकती हैं इंटरनेट पर जाकर, जिसके लिए आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है या आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है बैंक को, तो इसको कहते हैं ई बैंकिंग। ठीक है, ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो आप इंटरनेट पे कर सकते हैं। यही चीज़ मैं कहूँगा आपको लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, और आपने अपने बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया अपने स्मार्टफोन पर, जैसे आप बहुत सारे गेम्स के डाउनलोड करती हैं, ठीक उस तरह से बैंक का भी आप डाउनलोड कर सकती हैं। अगर आपने बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दिया, आपको तो लॉगिन की भी जरूरत नहीं, फटाफट वहां पर आपने अपने मोबाइल पे सब कुछ देख लिया, मेरा क्या बैलेंस चल रहा है, अगर मुझे पैसा ट्रांसफर करना है किसी दूसरे अकाउंट में तो कर दूं, अगर मुझे चेकबुक की रिक्वेस्ट देनी है, मुझे बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है, ये तमाम काम बैंकिंग से रिलेटेड, या मुझे कुछ FD में पैसा डालना है, या मेरा पैसा जो सेविंग अकाउंट में पड़ा है म्यूचुअल फंड में कहीं शिफ्ट करना है, ये सारे काम आप मोबाइल पर भी कर सकती हैं। तो जब ये सब काम मोबाइल पर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे आप? मोबाइल में। क्लियर है? तो CNBC आवाज के पहला कदम में आज हमारे लिए भी एक बेहतरीन अनुभव रहा। जी हाँ, एक छोटी सी जगह है नगरोटा बगवा, जो 25 किलोमीटर दूर है कांगड़ा जिले में, लेकिन यहाँ के बच्चे इतने स्मार्ट, इतने समझदार, इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछने वाले मिलेंगे, ये हमने सोचा नहीं था। पूरी तैयारी के साथ आए
बेहतरीन सवाल पूछे और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ललित शर्मा और हर्षवर्धन रुंगटा ने उनके जवाब देने की कोशिश की है। वक्त है हमारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करने का। हर्षवर्धन रुंगटा और ललित शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ पहला कदम की इस मुहिम में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.